हेलो फ्रेंड्स, प्रणाम है। मैं भानुप्रकाश जोशी। मेरा चैनल जिसका नाम है जेएस क्लासेस, आपका उसमें बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज अपन शुरू करते हैं। आज मेरा थर्ड लेक्चर है, तो आई होप आपको अभी तक मज़ा आ रहा है। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। देखिए, आज अपन ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है रिलक्टेंस। अपन एक तो पढ़ेंगे रिलक्टेंस, एक पढ़ेंगे अपन फ्लक्स, फिर अपन पढ़ेंगे फ्लक्स डेंसिटी, फिर अपन पढ़ेंगे फ्लक्स मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ये होगा तो, या फिर अपन ये वाला जो टॉपिक है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। ओके। तो देखिए, ये जो फ्लक्स है, पहले तो अपन डिस्कस करते हैं फ्लक्स क्या है। देखिए फ्लक्स क्या है कि मान लो कोई भी एक चुंबक है, उस चुंबक में दो पोल होते हैं। अपने को पता है चुंबक में क्या होते हैं, दो पोल होते हैं। तो उस मैग्नेट में क्या है, दो पोल हैं, एक है एन पोल, एक है एस पोल। तो एन पोल से जितनी भी मैग्नेटिक लाइंस, जितने भी नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस यानी चुंबकीय क्षेत्रीय रेखाएं उस पर्टिकुलर किसी मैग्नेट से क्या करती है कि वो एन पोल से एस पोल की तरफ जाती है। तो एन पोल से निकलती है और एस पोल की तरफ जाती है। ठीक है। वो जितनी भी है संख्या में, टोटल जितनी भी है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस जितनी भी है, वही क्या है, फ्लक्स है। उसी को अपन क्या बोलते हैं, फ्लक्स। यानी जितनी भी मैग्नेटिक लाइंस है, उस मैग्नेटिक लाइंस को ही अपन क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। ओके। तो मैं पढ़ देता हूँ आपको। किसी एरिया से पास होने वाली मैग्नेटिक लाइंस की संख्या को फ्लक्स कहते हैं, जिसकी यूनिट क्या होती है, वेबर होती है। मात्रक जिसका क्या होता है, वेबर होता है। ठीक है। तो आई होप आपको ये फ्लक्स क्लियर हो गया होगा। फिर अपन बात करते हैं रिलक्टेंस पे आते हैं। देखिए रिलक्टेंस क्या होता है। अब देखिए फ्लक्स जिस फ्लक्स जो है उसको एन पोल से एस पोल में जाने के लिए क्या चाहिए होगा, कोई पर्टिकुलर कोई पाथ चाहिए होगा। ठीक है। तो उस पाथ से उसको एन पोल से एस पोल की तरफ जाने के लिए उसको क्या चाहिए होगा, फ्लक्स को पर्टिकुलर पाथ चाहिए होगा। और अपने को पता है, देखिए इलेक्ट्रिकल हो चाहे मैग्नेटिक, चाहे वो इलेक्ट्रिकल में हो, कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट हो, या फिर मान लो कोई इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है। ठीक है। उसमें क्या होता है कि मान लो कोई वायर है, उस वायर का क्या होगा, पर्टिकुलर कोई रेजिस्टेंस होगा। उसका भी वायर का भी क्या होगा, पर्टिकुलर कोई रेजिस्टेंस होगा। और अपन उस रेजिस्टेंस में जब अपन करंट फ्लो करवाएंगे, तो कुछ ना कुछ करंट वो क्या करेगा, वायर ऑब्जर्व करेगा। कुछ ना कुछ करंट वो क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा। यानी अपन जितनी अपन इनपुट में दे रहे हो उतनी अपने को आउटपुट में मिले, वो ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर कोई भी वायर हो उसका एक रेजिस्टेंस होता है। तो वो रेजिस्टेंस क्या करता है, आपको पता है कि रेजिस्टेंस क्या करता है कि जो करंट फ्लो होती है उसमें से, मतलब वायर में से जो भी करंट फ्लो होगी वो उसका क्या करेगा, अपोज करता है। ठीक है। तो वो वायर का क्या करता है, अपोज करेगा। तो अगर अपन करंट के केस में ये बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिकल के केस में, कि जो करंट जो जिस भी पर्टिकुलर किसी कंडक्टर से फ्लो होती है, तो उस जिस भी मटेरियल से फ्लो होती है, तो उस मटेरियल का एक पर्टिकुलर एक रेजिस्टेंस होता है, जो क्या करता है कि करंट के फ्लो हो अपने में से फ्लो होने का अपोज करता है, यानी विरोध करता है। तो वैसे का वैसे क्या है कि यहाँ पे मैग्नेटिक सर्किट में भी वही खेल है। तो मैग्नेटिक सर्किट में भी क्या होगा कि मैग्नेट, देखिए इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या है, करंट है, और मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स है। यानी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो काम करंट करती है, यानी पर्टिकुलर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जाना, ठीक है, वही काम मैग्नेटिक सर्किट में कौन करता है, फ्लक्स करता है। मैग्नेटिक सर्किट में वही काम कौन करता है, फ्लक्स करता है। ठीक है। और इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो रेजिस्टेंस है वो क्या करता है, करंट के फ्लो का अपोज करता है, करंट के फ्लो होने का विरोध करता है। तो वो काम मैग्नेटिक सर्किट में कौन करता है, रिलक्टेंस करता है। यानी जो फ्लक्स है, फ्लक्स क्या करेगा कि एन पोल से, पर्टिकुलर मान लो कोई चुंबक है, उस पर्टिकुलर चुंबक में से एन पोल से एस पोल की तरफ अगर उस फ्लक्स लाइन को जाना है, यानी जो मैग्नेटिक लाइन से जो फ्लक्स है उसको अगर एन पोल से एस की तरफ की जाना, मतलब एन पोल से एस पोल की तरफ जाना है, तो क्या चाहिए होगा, उसको एक पर्टिकुलर पाथ चाहिए होगा। तो उस पाथ में क्या होगा कि वो पाथ जो है वो फ्लक्स के फ्लो होने का अपोज करता है। उस पाथ की ये एक जो प्रॉपर्टी है उस एरिया की, उसे अपन क्या बोलते हैं, रिलक्टेंस बोलते हैं। क्या, अगर मैं एक बार पढ़ देता हूँ इसे, जिससे कि आपको भी समझ में आ जाए। चुंबकीय क्षेत्रीय रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्रीय रेखाएं यानी चुंबकीय क्षेत्र, ऐसे पढ़ ले, ऐसे देखिए, चुंबकीय क्षेत्र के प्रवाह में उत्पन्न बाधा, चुंबकीय क्षेत्र के प्रवाह में उत्पन्न बाधा यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं था। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं यानी जो फ्लक्स है, फ्लक्स के प्रवाह में उत्पन्न बाधा क्या है, रिलक्टेंस है, रिलक्टेंस कहलाती है। तो रिलक्टेंस क्या होता है, एम एम अपॉन फाई, मतलब मैग्नेटोमोटिव फोर्स अपॉन फ्लक्स। तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स किसके बराबर होता है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स जो है वो नंबर ऑफ टर्न मल्टीप्लाई उसमें से जो भी करंट फ्लो हो रही है वो, यानी एन
मल्टीप्लाई आई। तो एन मल्टीप्लाई आई जो एम एम एफ वो किसके बराबर होता है, एम एम एफ बराबर क्या होता है, एन आई, यानी नंबर ऑफ टर्न मल्टीप्लाई करंट। ठीक है, जो कि उससे पास हो रही है, उस वायर से पास हो रही है या फिर उस टर्न से यानी उस वाइंडिंग से पास हो रही है, तो वो होगी करंट। तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स क्या होता है, एम एफ बराबर एन आई। तो एन आई वन जो है वो यहाँ पे उस एम एफ की जगह पे मैंने पुट कर दिया, तो मेरे पास ये क्वेश्चन आ गया फ्लक्स का, फ्लक्स यहाँ पे नीचे पड़ा है। ठीक है, तो रिलक्टेंस बराबर क्या हो गया, एन आई अपॉन फाइव। अब देखिए इससे मैं ये रिलेशन निकाल सकता हूँ, एक मिनट, इससे अपन एक बार इसकी यूनिट भी देख लेते हैं। देखिए जो मैं एक बार आई को एन की जगह और एन को अगर आई की जगह मैं प्लेस करूँ, मीन्स अगर मैं इस टर्म को ऐसा लिखूँ कि इसी टर्म को कि आई एन अपॉन फाइव, तो देखिए आई जो है वो क्या है, अपने करंट है। तो करंट को अपन किस में डिनोट करते हैं, अपन एम्पियर में डिनोट करते हैं। ठीक है, करंट को अपन किस में डिनोट करते हैं, अपन एम्पियर में डिनोट करते हैं। और जो एन है वो क्या है, नंबर ऑफ टर्न है, जिसको अपन टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अपना ए और टी तो ऊपर हो गया, आई का ए और एन का टी अपॉन फाइव जो फ्लक्स है उसकी जो यूनिट होती है वो अपन देख चुके हैं अभी, क्या है, वेबर है। तो यानी डब्ल्यू बी, मतलब 80 अपॉन डब्ल्यू बी यानी एम्पियर टन पर वेबर जो है वो क्या हो गई, इस रिलक्टेंस की यूनिट हो गई। तो आप ये ध्यान रखें कि रिलक्टेंस की यूनिट क्या होती है, एम्पियर टन, एम्पियर टन पर वेबर, और अपन क्या बोल सकते हैं, एम्पियर टन बटा वेबर। ठीक है, तो और अपन क्या बोल सकते हैं, एम्पियर टन बटा वेबर को हेनरी इनवर्स बोल सकते हैं, या फिर अपन वन अपॉन एच भी बोल सकते हैं। ये एक इक्वेशन हो सकता है, ये आ जाए कोई किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो रिलक्टेंस है उसकी यूनिट क्या है। तो वो एम्पियर टन पर मीटर स्क्वायर दे सकता है, एम्पियर टन पर मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब दे सकता है, फिर दे सकता है वन अपॉन एच दे सकता है, या फिर उसकी जगह थर्ड ऑप्शन वन अपॉन एच की जगह हेनरी इनवर्स दे सकता है, फिर फोर्थ ऑप्शन कुछ और भी दे सकता है, ओम वगैरह ओम दे सकता है। तो अपने को ध्यान रखना चाहिए कि इसकी जो यूनिट है वो क्या है, इसकी हेनरी इनवर्स या वन अपॉन एच, या फिर अपन हेनरी इनवर्स या वन अपॉन एच, या क्या कह सकते हैं, एम्पियर टन पर वेबर। ओके, तो आपको उम्मीद है ये क्लियर हुआ होगा। फिर अपन थर्ड टॉपिक पे चलते हैं, क्या है फ्लक्स डेंसिटी। तो देखिए फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है, देखिए वो जितनी भी मैग्नेटिक लाइंस एन पोल से एस पोल की तरफ जाती है उसमें अगर अपन कोई एक पर्टिकुलर कोई यूनिट एरिया अपन कंसिडर कर लें, मान लो कि ये है, ये एक पूरी मान लो चुंबक है। ठीक है, तो इसमें इसको आप आधा आधा मान लो। तो इसमें क्या है कि मान लो इस साइड का जो भाग है वो इसका एन पोल है और ये वाला भाग इसका एस पोल है। तो ये यहाँ से जो मैग्नेटिक लाइंस निकलेगी वो क्या करेंगी, यहाँ से जो मैग्नेटिक लाइंस निकलेगी इस पोल साइड से, तो वो इधर से निकल के एन पोल से होके किधर जाएगी, एस पोल में जाएगी, एन पोल से एस पोल में जाएगी। तो देखिए एन पोल वाला जो एन पोल से एस पोल में जितनी भी मैग्नेटिक लाइन जा रही है उसमें मैंने मान लिया कि मैंने यहाँ पे ये मान लेते हैं कि मैं यहाँ पे एक पर्टिकुलर एक यूनिट एरिया मैं कंसिडर कर लेता हूँ। यहाँ पे मान लिया मैंने एक यूनिट एरिया क्या किया, कंसिडर कर लिया। तो यूनिट एरिया से जितनी भी मैग्नेटिक लाइंस पास होगी, मान लो यहाँ से इस एन पोल से, या फिर ऐसे मान लो चुंबक ऐसे पड़ी है। ठीक है, मान लो ये चुंबक है, ये ऐसे है, तो ये जो चुंबक है ये यहाँ से इसके एन पोल से एस पोल की तरफ क्या हो रही है, जो मैग्नेटिक लाइंस वो पास हो रही है। तो मैंने मान लिया, मैंने यहाँ पे एक पर्टिकुलर एक एरिया मान लिया, मैंने यहाँ पे मान लिया, क्योंकि यहाँ तक तो क्या है, यहाँ से यहाँ तक तो अपनी ये चुंबक है, ये मैग्नेट है। तो मैंने पर्टिकुलर एक एरिया यहाँ पे मान लिया, इस एरिया से मान लो यहाँ से टोटल जो है वो 100 वेबर लाइन पास हो रही है, मतलब 100 मैग्नेटिक लाइंस पास हो रही है। और पर्टिकुलर यहाँ पे अगर मैं देखना चाहूँ तो यहाँ पे इस एरिया से कितनी मैग्नेटिक लाइंस पास हो रही है, वही मेरा क्या है, फ्लक्स डेंसिटी है। मान लो अगर इस एरिया से अगर मेरी जो मैग्नेटिक लाइंस पास हो रही है वो है मान लो 20 है, बाकी ऊपर जो है वो 80 पास हो रही है। मैंने पर्टिकुलर कितना एरिया ले लिया, तो वो इस एरिया से जितनी भी मैग्नेटिक लाइंस पास हो रही है मान लो वो 20 है, तो 20 ही मेरा क्या है, फ्लक्स डेंसिटी है। ओके, तो 20 ही मेरा क्या है, फ्लक्स डेंसिटी है, जिसको क्या बोलते हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर, या फिर वेबर पर, जिसकी जो यूनिट है वो क्या है, वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला। तो ये क्या होता है, बी, क्या इससे अपन फ्लक्स डेंसिटी को अपन बी से डिनोट करते हैं, बराबर 5/A, यानी फ्लक्स पर मीटर, फ्लक्स पर एरिया, फ्लक्स पर एरिया। तो एरिया क्या है, यहाँ पे एरिया जो उसकी यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर होती है, और ये जो फ्लक्स है इसकी यूनिट क्या होती है अपन देख चुके हैं, वेबर। तो यूनिट इसकी क्या हो गई, वेबर पर मीटर स्क्वायर।
इसकी अगर मैं थ्योरी पढ़ूँ एक बार, और इससे अपन क्या बोलते हैं, यूनिट को वेबर पर मीटर स्क्वायर को टेस्ला भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, टेस्ला भी बोलते हैं। अगर मैं इसकी थ्योरी पढ़ूँ तो क्या कहता है, ये फ्लक्स डेंसिटी किसी यूनिट एरिया से गुजरने वाली मैग्नेटिक लाइन की संख्या फ्लक्स डेंसिटी कहलाती है। ओके, सो उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। तो आज के सेशन में अपन इतना ही करते हैं, और बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में अपन देख लेंगे, इससे जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो अपन आगे देख लेंगे। तो आई होप आपको पसंद आया होगा, और मैं ऐसे ही वीडियो अपलोड करता रहूँगा। तो मेरा जो चैनल है जेस क्लासेस, आप उसको ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। क्यों? क्योंकि आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे एसएससी जेई हो गया, गेट हो गया, इसके लिए आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो अभी तो मैं जो करवा रहा हूँ ये एसएससी जेई के बेस पर करवा रहा हूँ। हालांकि एसएससी जेई का टेक्निकल देखो चाहे गेट का टेक्निकल देखो, उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि देखो गेट वाले में जो टॉपिक हैं वो ज़्यादा है, लेकिन एसएससी जेई वाले में थोड़े कम है। लेकिन हाँ, ये जो टॉपिक्स हैं वो उसी में से हैं। तो आपके जो गेट की प्रिपरेशन है, जिसको इंग्लिश में दिक्कत होती है, वो इसमें हिंदी में ऐसे पढ़ सकता है कि मैं एकदम इजी वे में समझा रहा हूँ, एकदम प्रैक्टिकल वे में आपको समझा रहा हूँ, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। सो थैंक यू। और मेरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें, और मेरा जो वीडियो है उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से करें। सो थैंक यू, और आपका प्यार हमेशा ऐसे बनाए रखना। धन्यवाद।